अच्छा भाइयों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये बताओ कि रिपीट वाले हो या पीआरसी वाले हो? सारे पीआरसी वाले हो। तो थोड़ा सा पहले तो एक इंट्रोडक्शन दे दें। अच्छा, मैंने अभी हमारा एक सेशन चल रहा है जिसके अंदर हमारे कोई 3 to 4 टॉपिक्स हो चुके हैं, बट मैंने उन क्लास के बच्चों को अभी मर्ज नहीं किया है। ठीक है, उसकी वजह ये थी कि पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बन जाए और हमारी जो कुछ वीडियोस हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड मौजूद हैं। ठीक है, बट बिफोर दैट कुछ चीज़ें ऐसी थी कि नए टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको 2 सेशन ये और एक जो वेडनेसडे का सेशन है उसके अंदर एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क पता हो कि बिजनेस लॉ होता क्या है और उस बिजनेस लॉ के अंदर हमने किस चीज़ को किस तरह से देखना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में, उसका सिलेबस क्या है, उसके पासिंग रेशियोज क्या हैं, अभी जो रिजल्ट आए हैं उसमें क्या हुआ है और हमारी एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होगी। ठीक है, डे 1 से हमें पता होगा कि हम किस चीज़ को फोकस कर रहे हैं और इंशाल्लाह जब हम अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को ये तमाम चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ आ रही होंगी कि हमारा फोकस किस चीज़ पे ज़्यादा है और किस चीज़ को हमने लेके चलना है ताकि हम एग्जाम को पास कर सकें। हमारा अल्टीमेट फोकस ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी सही हो और आप एग्जाम के अंदर अपने एग्जाम को जब अटेम्प्ट करें तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हम इस चीज़ को फोकस करके जो चल रहे हैं उसका मकसद ये है कि हमने पास करना है। बट बिफोर दैट क्विकली मुझे बताओ कि तुम लोग का अपना बैकग्राउंड क्या है, मतलब पीआरसी से पहले स्कूलिंग कहाँ की है, क्या करके आए हो, ए लेवल से हो, नॉर्मल इंटरमीडिएट हो, कहाँ से हो? इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग कहाँ से? शिकारपुर से। कहाँ से? इंटीरियर से। कॉलेज कौन सा है? डीजे साइंस कॉलेज, बहरिया कॉलेज से। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। आई एम ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने 2008 में क्वालिफाई किया था सीए और 2008 में क्वालिफाई करने के बाद मैंने 2 साल बिजनेस लॉ पढ़ाया था क्वालिफाई होने के बाद फॉरेन से। देन आई वेंट टू सऊदी अरेबिया, मैंने 3 साल वहाँ पे लगाए और 2013-14 के अंदर मैं पाकिस्तान आ गया था। ठीक है, और 2017 से मैं IBA में टीचिंग कर रहा हूँ। बिजनेस लॉ IBA में मैं कुछ 7 से 8 बार पढ़ा चुका हूँ एज अ सब्जेक्ट। उसके साथ साथ मैंने लास्ट पूरी अटेम्प्ट का जो पूरा कोर्स है उसमें समझ लो 90% टॉपिक मेरे पास थे। ठीक है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो रिजल्ट आया उसमें मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो पास हो चुके हैं। अभी ये 2 बच्चे आते हैं सब, ये तब उसमें से एक रिपीटर था और एक उसका फ्रेश था। पॉइंट ये था हमारा कि भाई हमने जो फोकस करना है, बहुत सारे आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि यार हम पेपर आसान हो गया है, पेपर मुश्किल हो गया है, ग्रुप बन गए सोशल मीडिया पे। आपने उसको फोकस नहीं करना। हमारा पूरा फोकस ये होगा कि हम तमाम चीज़ों को इग्नोर करते हुए चलें और जो हमारा एग्जाम फोकस पॉइंट है उसको लेकर चलें। अच्छा, बी लॉ जो है वो हमारा कितने मार्क्स का सब्जेक्ट हो चुका है? लास्ट अटेम्प्ट में स्कीम चेंज हुई थी और पहले बी लॉ कितने मार्क्स का होता था? 50 मार्क्स फॉर द बी लॉ, 50 मार्क्स फॉर कंपनी लॉ। ये एक पेपर मर्ज था जिसके अंदर 50 मार्क्स से बी लॉ के और ये 50 मार्क्स से कंपनी लॉ के। लास्ट अटेम्प्ट के अंदर बिजनेस लॉ को कंप्लीटली 100 मार्क्स का कर दिया गया और कंपनी लॉ को कंप्लीटली कितने मार्क्स का कर दिया गया? 100 मार्क्स का कर दिया गया। ठीक है, तो अब ये जो 100 मार्क्स का पेपर है इसकी स्कीम क्या है? इसके अंदर अगर आप देखें फ्रॉम एग्जाम पैटर्न वाइज तो उसमें हमारे पास 15 के करीब MCQs हैं। इसको लिखना चाहो तो लिख लो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, पहली क्लास है, चीजों को लिखो ताकि तुम्हें पता हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, 15 मार्क्स के MCQs हैं, अराउंड 40 मार्क्स थ्योरी के, 40 to 45 मार्क्स और 40 मार्क्स आपके समझ लें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में। पंद्रह मार्क्स किसके भाई? MCQs के 15 मार्क्स। अस्सलाम वालेकुम। 15 मार्क्स इस चीज के थ्योरी के
और सॉरी 40 टू 45 मार्क्स इसके थ्योरी के, और 40 मार्क्स हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के। हमारा पासिंग मार्क्स क्या टारगेट क्या होता है, क्या होता है भाई? 50 होता है, कंफर्म है? ठीक है, 50 मार्क्स हमने लेने हैं, कैसे लोगे इसमें से? क्या टारगेट होना चाहिए? एमसीक्यू से कितने मार्क्स टारगेट करें? मैंने अपने स्टूडेंट को बोलता हूं कि इस 15 में से 10 मार्क्स तो आपने यहां से लेने ही लेने हैं। मुश्किल आएंगे, एमसीक्यू आएंगे भाई, आई कैप का पेपर है, आसान भी होगा मुश्किल भी होगा, बट अगर तुम 15 में से 15 गलत करके आ जाओगे या 4-5 सही करके आ जाओगे, इसका मतलब है कि तुमने सही पढ़ा नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तमाम चीजें क्लियर हैं, तो इसका मतलब है कि आपने इन 15 एमसीक्यूज को टारगेट करना है, और इस 15 एमसीक्यूज में से कितने आपके 8 से 10 एमसीक्यूज तो सही होने चाहिए, और एक एमसीक्यू 1 मार्क का है। तो इसका क्या मतलब है भाई कि आपको अगर आपके 10 एमसीक्यू सही हो गए या 8 सही हो गए, तो आपने ये आराम से ये मार्क्स उठा लेने। ये क्लियर है? उसके बाद क्या बना आपका थ्योरी का पोर्शन। क्या थ्योरी का पोर्शन स्टैटिस्टिक्स के अलावा कहीं से आता है? थ्योरी का पोर्शन स्टैटिस्टिक्स के अलावा कहीं से भी नहीं आता, बल्कि प्रैक्टिकल सिनेरियो क्वेश्चन भी कहीं और से नहीं आता, सब कुछ स्टैटिस्टिक्स से आता है। ठीक है, इसमें आपके पास सवाल होगा, और अगर आपने अपनी कोर्स कवरेज पूरी की हुई है तो इसका मतलब है इस कोर्स के अंदर से आपने उसको अटेम्प्ट करना है। इसमें से एक चैलेंज आता है कि क्वेश्चन पढ़ के आपको रिक्वायरमेंट समझ आ जाए कि ये किस चैप्टर से पूछा गया है और आपसे क्या पूछा गया है। अगर इन 2 सवालों का जवाब आपको आता है और तीसरा आपको उसका आंसर पता हो कि भाई ये जो पूछा गया इसका आंसर ये है, तो आप इसमें मेरे हिसाब से 30 मार्क्स टारगेट करोगे। 40 में से 30 मार्क्स थ्योरी तो भाई बेसिक है ना, सवाल पूछा गया है कि भाई कंसिडरेशन की, पास्ट कंसिडरेशन की एग्जांपल बता दें। ठीक है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं उसकी 4 एग्जांपल बता दें। आसान सवाल है, अगर तुम्हें पता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है तो तुम उसकी एग्जांपल बता दोगे। ठीक है, तो इन सवालों में आपने अपना जो एक्यूमेन है सिर्फ उस हद तक लगाने के यार आपकी अप्रोच ये पता हो आपको कि स्टैटिस्टिक्स में क्या चीज मौजूद है, और वो हमने उसको कनेक्ट करना है। तो इसके अंदर भी कोई बहुत बड़ा चैलेंज आपको नहीं आना चाहिए। चैलेंज कहां पे है? किधर, कौन सी जगह पे? बोलो भाई। सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वहां पे चैलेंज आएगा। हमारा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट फंसा गया है कि वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को समझ ही नहीं पाता कि उसमें क्या किया जा रहा है। ठीक है ना, तो अभी कितने मार्क्स हो गए तुम्हारे? मैं अगर कहूं रेंज की बेस पे तो 35 to 40 तो ले ही लोगे। अगर तुमने ये 35 से 40 मार्क्स को टारगेट कर लिया तो मैं ये श्योरिटी देता हूं कि मेरे सेशन के बाद 40 में से तुम 15 मार्क्स निकालना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा, और हमारा टारगेट होगा 60 मार्क्स। कितने मार्क्स होगा भाई? 60 मार्क्स टारगेट करोगे तो एक सेफ जोन में रहोगे ना। अब खान साहब ने भी इलेक्शन लड़ा है, क्या हुआ? वो जो सीटों का चल रहा था, अपोजिशन जब अपनी कैलकुलेशन कर रही थी वो 175 मार्क्स ही कर रही थी, वो कर रही थी सीटों की कर रही थी, नहीं कितनों की कर रही थी? 185 190। क्यों? अगर कोई भी प्लस माइनस हो तो हमारा जो मैजिकल नंबर है, कौन सा नंबर था वो? 172, वो पूरा हो जाए। ठीक है ना, तो उस नंबर को टारगेट करने के लिए अगर हमने 50 टारगेट किया और 50 में खुदा ना खासा कहीं पे भी तुम फंस गए तो होगा क्या? अगले 6 महीने बाद किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में बैठे हुए टेंशन ले रहे होगे कि सर पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा। तो उस टेंशन से बचने का एक हल है, आज डिसाइड करोगे कि हम सब ने 60 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं, 60 मार्क्स लेने हैं। जब 60 मार्क्स का टारगेट हम सबका होगा इंशाल्लाह, तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि हमने पेपर के अंदर जब सर किया है तो हमें लग रहा है कि सर हम पास नहीं होंगे। मेरे जितने स्टूडेंट गए थे पेपर देने, 40-50 के जो स्टूडेंट गए थे, उन तमाम स्टूडेंट्स के पास एटलीस्ट इस चीज का कॉन्फिडेंस था कि सर हमने जो पेपर दिया है इंशाल्लाह हमारा निकल जाएगा, और मैक्सिमम लोगों ने निकला भी। ठीक है, तो आपने यहां से 25 मार्क्स को टारगेट करना है, तो टोटल कितना बन जाएगा भाई? फिर 60 बनना चाहिए।
ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी। इन तमाम 3 जो एरिया हैं कौन कौन से हैं? एमसीक्यूज, थ्योरी, सिनेरियो बेस, इन तमाम की फिर फर्दर डिटेल स्ट्रेटेजी है जो इंशाल्लाह हम सेशन के साथ साथ कवर कर रहे होंगे। बट एक रिक्वायरमेंट मेरी तुमसे है, तुम सब पीआरसी वाले जो अभी आए हो रिमेनिंग, सब पीआरसी, कोई रिपीटर तो नहीं है अभी? देखो एक चीज ध्यान में रखना, कंसिस्टेंसी आपकी सीए में सबसे मेजर पार्ट प्ले करती है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, कैजुअल हो, ये 2 चीजें सीए के बच्चे को मारती हैं। इस बार का रिजल्ट आया है और रिजल्ट अच्छा आया है, ठीक है? क्या है रिजल्ट? बोल लो भाई, बोलने के पैसे थोड़ी हैं। क्या है? आवाज ही नहीं निकली, दोपहर में आवाज नहीं निकलेगी तो क्या चलेगा? अच्छा है। तो 9200 बच्चा आपका पेयर हुआ, एक रफ टोटल फिगर में बता रहा हूं अभी, 9200 बच्चा हुआ। कितना पास हुआ इसमें से? 45%। कितना हुआ? 4200। ये कौन है और ये कौन है? ये मैं आपको क्या कह रहा हूं, अच्छा रिजल्ट आया है। कितने बच्चे फेल हुए होंगे समझे? कैलकुलेशन क्या है कि इसका मतलब है 5000 बच्चा, इससे पिछला रिजल्ट पता है कितना था? 9000 बच्चा बैठा था, 3000 पास हुआ था। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने, देखो अभी आप जब सबसे पूछोगे भाई पेपर आसान आता है, यूं होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, अगर आप इनसे बात करोगे ना तो ये तो तुम्हें बता देंगे कि यार पेपर में तो कुछ होता ही नहीं, ठीक है? लेकिन एक चीज, एक रियलिटी को ध्यान में रखना, हर अटेम्प्ट जो तुम दे के आओगे सीए की, उसमें अगर तुम पास हो गए तो वो आपकी बेहतरीन अटेम्प्ट है, अगर तुम फेल हो गए तो बाकी दुनिया पास हो जाए, आप अटक गए 6 महीने के लिए। 6 महीने वर्थ लगते हैं सीए में, 6 महीने को इग्नोर नहीं करना। जो पेपर तुम अपना रोकते जाओगे वो तुम्हें आगे प्रेशर बिल्ड करता जाएगा। मेरे पास ऐसा स्टूडेंट भी था जो 6 अटेम्प्ट बी लॉ के लेके आया था, नहीं निकला, इस बार भी नहीं निकला, उसने क्लास में नहीं खारी। एक लड़का ऐसा था जो 3 अटेम्प्ट से फेल हो रहा था, वो मेरे पास आखिरी में, बिल्कुल आखिरी महीने में आया, उसका सिर्फ एक मसला आ रहा था, उसको एग्जाम की जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो समझ नहीं आनी थी। 3 सेशन उसने मेरे साथ लगाए थे, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, सब कुछ सही था। वो मुझसे, मेरा स्टूडेंट नहीं था, रेगुलर स्टूडेंट नहीं था, उसने आखिरी में किया। उसका मेरे पास मैसेज आया कि सर मैं उम्रे पे हूँ बट मुझे रिसीव हुआ है, अल्लाह का शुक्र है मेरा पेपर पास हो गया। पॉइंट क्या है, हमने सबने एग्जाम फोकस पढ़ना है, ठीक है? ये कमिटमेंट तुम लोगों ने आज मुझसे करनी है। क्लास के टाइमिंग क्या है हमारे वीक्स, आपको पता है किन किन दिन हमारी क्लासें होती हैं? सैटरडे होगी, संडे होगी, वेडनेसडे होगी। क्लियर है? ये मत करना आज आए कल नहीं आए। सर वेडनेसडे को तो वैसे ही दिल नहीं जा रहा, शाम 6:30 बजे क्लास रखी है आपने, और उसके बाद बस आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो और जा रहे हो में कभी भी कोई टेम्पो नहीं बनेगा, ठीक है? तो आपने अपनी क्लासेस को रेगुलर अटेंड करना है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो मेरे साथों भाई? अब हमारा ये जो पूरा कोर्स है इसके अंदर कंटेंट क्या क्या है, इसको मिटा दूं मैं। हमारा ये जो कोर्स है, इस कोर्स के अंदर हमारे पास मेजर टॉपिक क्या क्या है? पहला है भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके अंदर आपके पास 2 पोर्शन है। पहला है आपके इसके प्रिंसिपल है, दूसरा परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीजें, परफॉर्मेंस, ब्रीच एंड डिस्चार्ज। ये क्या होता है ये वक्त के साथ साथ आपको सब पता चल जाएगा। ये टोटल कितने मार्क्स का पोर्शन है पता है आपको? 50 मार्क्स। कितने मार्क्स है भाई? ये आपका सबसे बड़ा टॉपिक है बी लॉ का, जो 50 मार्क्स का पोर्शन है। और हमने ये, और सबसे मुश्किल तरीन पोर्शन इसका यही है। अगर आपका ये सही से कवर है तो इसका मतलब है आपके चांसेस सही हैं, पास होने के चांसेस हैं। फिर आता है आपके पास पार्टनरशिप एक्ट।
निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और अदर लॉस, ये टोटल 50 मार्क्स है। कितने मार्क्स है भाई ये? तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा 50 मार्क्स का है। अदर देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर मैं बात करूं तो ये टोटल कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है, ठीक है। इसके अंदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, पार्टनरशिप है और साथ साथ आपका अदर लॉज है। अदर लॉज में आपके इलेक्ट्रॉनिक डेटा से रिलेटेड है और उसके अलावा कुछ आपके दूसरे लॉज हैं, लेकिन ये सारा का सारा थियोरेटिकल पोर्शन है। क्लियर है यहाँ तक? इसी में से आपके थ्योरी के सवाल बनेंगे, इसी में से आपके क्या बनेंगे? प्रैक्टिकल सवाल बनेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब हम कवर कर रहे होंगे तो इसी सीक्वेंस में कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कवर करेंगे। आज से जो सेशन आपका स्टार्ट होगा तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो स्लॉट है आपका 3 महीने का इंशाल्लाह, उसके अंदर सबसे पहले हमारा जो खत्म होगा वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होगा। और जैसे ही ये खत्म होगा आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इसको मैक्सिमम कवरेज करो। मैं कितने सालों तक के पास पेपर कराता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि आपको 10 से 15 साल तक के पास पेपर की कवरेज दूं। क्यों? वजह यह है कि 2014 से पहले आपकी जो स्कीम थी वो ये थी कि बिजनेस लॉ का पेपर कितने मार्क्स का होता था? 100 मार्क्स का। 14 में बिजनेस लॉ कंपनी लॉ को मर्ज किया गया था। बिफोर दैट बिजनेस लॉ पहले भी 100 ही नंबर का होता था, ठीक है ना। तो इस बिजनेस लॉ को उन जो पेपर्स के क्वेश्चन थे उससे भी मैंने कवर किया है। मेरी पूरी कोशिश ये है कि आपको एटलीस्ट 10 से 15 साल के क्वेश्चंस का एक डेटा बैंक आपके पास मौजूद हो, आप उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और आप उसको प्रॉपर्ली देख सको कि हाँ भाई हमें सब चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इस थीम के अंदर पढ़ेंगे। कोशिश हमारी पूरी होगी कि जैसे जैसे हम पढ़ते जाएं उसी के साथ कवर करते जाएं, समराइज करते जाएं और चीजों को समझते जाएं। यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई एप्रीहेंशन? सर ये, सर वो। हाँ जी, इसको मिटा दूं? लिखना तो नहीं है इसमें किसी ने? लिख लो, अच्छा है वैसे। एक रजिस्टर बना के कुछ लिखने की आदत डाल लो, ठीक है ना। आपको आखिरी में काम आता है। कहाँ पे? हाँ, प्रिंसिपल्स, उसके बाद परफॉर्मेंस एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये स्टार्ट करें। अच्छा, एक चीज नोट कर लो भाई, मेरा नंबर ये, अगर किसी को कोई भी सवाल व्हाट्सएप पे करना है कि सर ये चीज हमें गाइड कर दें, कोई भी लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके ध्यान में आता है या आपके सोशल सर्किट में आता है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, ठीक है। नंबर नोट करना तो नोट कर लो मेरा, ठीक है। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसी को आइडिया है कोई? हाँ जी। अच्छा भाई, क्लास में देखो एक चीज तो ध्यान में रख लो, क्लास में बोलना सबको पड़ेगा वरना मजा नहीं आएगा। अब तो रोजे रमजान भी खत्म हो गए, शैतान भी आजाद हो गए हैं, ठीक है। तो अब तो आपने कम से कम पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लिख लिया? नंबर ही लिख रहे हो ना भाई? चलो। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है?
और किस चीज के बारे में हम बात करेंगे इसके अंदर? जी जनाब, कौन बताएगा एक रफ आइडिया क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट? एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक ही चीज होते हैं या अलग अलग होते हैं? क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में, क्या होता है एग्रीमेंट में, क्या होता है? हाँ जी, कोई आइडिया बता दो। मैं कोई यहाँ पे कोई वो नहीं है, सब ओपन है। दो कहना चाहोगे? दो सेम है, चलो। अच्छा देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आपका नाम क्या है? गौतम। मेरा नाम तो पता है ना तुम्हें, क्या नाम है? शहरियार ने गौतम को कहा कि यार आज शाम का जो खाना है ना, डिनर है, वो हम दोनों साथ करते हैं, ठीक है? क्या कहा मैंने आपको? आजा भाई, वहां हो गया नंबर यार। हाँ, शहरियार ने किसको कहा? गौतम को क्या कहा? डिनर शाम को साथ करते हैं। मेरा और गौतम का एग्रीमेंट हो गया। गौतम ने कहा कि ठीक है भाई, सर आप कह रहे हैं तो आपकी बात तो मैंने मना वैसे ही नहीं करनी है, तो हम दोनों साथ चलते हैं, ठीक है? मेरा और आपका क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। शाम को क्लास के बाद मेरे जहन से निकल गया और मैं सीधा अपने कहाँ चला गया? घर चला गया। कौन गौतम और कौन सा डिनर? मुझे कुछ याद नहीं रहा। अब गौतम भाई साहब ने तो बाकायदा तैयारी पकड़ी हुई थी मेरे साथ डिनर करने के लिए, ठीक है? मैं कदम चल ले रहा हूँ अभी, ठीक है? तो अब ये बेचारे जो गौतम साहब हैं, जिन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, रेस्टोरेंट भी पहुंच गए, सब कुछ हो गया, ये मेरा वेट करते रहे, लेकिन मैं वहां पे, और हमेशा की तरह इनके साथ धोखा हो गया, ठीक है? अब ये जो धोखा हो गया गौतम के साथ, इसका क्या होगा? कुछ होगा? टाइम लॉस हुआ इनका, किराया भी लगा, तैयारी भी की, परफ्यूम भी लिया नया, सब कुछ किया, हुआ होगा ना कुछ ना कुछ। अब ये जो इनका पैसों का लॉस हुआ, टाइम का लॉस हुआ, मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या गौतम कोर्ट जा सकता है? बोलो भाई, क्यों? हाँ, जवानी एग्रीमेंट है, क्या क्या ख्याल है इसमें? कोर्ट जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकता? पर्सनल डोमेस्टिक मैटर टाइप का, सोशल मैटर लग रहा है, ठीक है? ये बात हमारी है। ये भाई साहब इस काम के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, ये क्लियर है? अब सिनेरियो को मैं चेंज करता हूँ। अच्छा भाई लिख लो, लिखना ज्यादा फायदेमंद है। तुम लोग ऐसे यहाँ सिनेमा का शो नहीं चल रहा है, ठीक है ना? तो लिख लो, ज्यादा बेहतर है चीजों को, ताकि यही सिनेरियो कनेक्ट करते रहो तुम। यहाँ मसला ये होता है कि हमारी आवाम जो है ना, वो बस कहती है यार सर बोल लेना, रिकॉर्डिंग में देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लिख लो, ज्यादा अच्छा है, अपने हाथों की लिखी हुई चीजें समझ आती हैं। तो भाई यहाँ पे तो गौतम भाई साहब का कोर्ट जाने का कोई इरादा, या अगर वो इरादा करते भी तो कोई फायदा उनको नहीं होगा, ठीक है? अब इस सिनेरियो को ट्विस्ट करते हैं। अच्छा जी, अभी ये भूल जाओ कि मैं टीचर हूं, ये मेरे स्टूडेंट है। एक बंदा है शहरियार और एक बंदा है गौतम। मैंने गौतम को कहा कि भाई आप मुझे 10 लैपटॉप डिलीवर कर दें फॉर ₹1 मिलियन। 1-1 लाख का एक लैपटॉप था। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है, ठीक है ना? मैंने गौतम को क्या कहा? मुझे, गौतम की क्या थी? शॉप थी।
मैंने गौतम को कहा मैं आपसे 10 लैपटॉप खरीदना चाहता हूं एट ₹1 लाख फॉर ईच पीस, यानी टोटल प्राइस कितनी होगी 10 लाख रुपए। मैंने गौतम को क्या दी, मैंने गौतम को क्या दी, लिखो अपने पास, मैंने गौतम को क्या दी, ऑफर दी। आपको मैंने क्या दी, ऑफर, कि भाई मैं आपसे 10 लैपटॉप इस प्राइस में खरीदना चाहता हूं। लैपटॉप मैंने बता दिए, एचपी का लैपटॉप है, मॉडल नंबर ये है, सारी चीजें मैंने आपको स्पेक्स के साथ बता दी इसकी। तो मैंने आपको क्या दी, ऑफर दी, बोलो ऑफर दी, ठीक है। गौतम इस ऑफर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। अभी हम एक नॉर्मल सिनेरियो में बात कर रहे हैं। गौतम ने क्या किया, भाई दुकान लेके बैठा है, वो रिजेक्ट क्यों करेगा, कोई प्रपोजल, तो शादी का प्रपोजल थोड़ी दिया मैंने, क्या करेगा वो, एक्सेप्टेंस देगा। क्या करेगा, एक्सेप्टेंस देगा। मैंने गौतम को क्या दी, बोलो, आवाज नहीं आ रही मुझे, ऑफर दी, और गौतम ने उसको क्या किया, एक्सेप्टेंस की। इन दोनों के अंदर कोई कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन कहते हैं कोई प्रॉमिस है, कोई प्रॉमिस तो है ना। गौतम मुझे प्रॉमिस कर रहा है टू डिलीवर लैपटॉप, ऐसे ही हो रहा है। अगर मैं यहां पे लिखूं, इस सिनेरियो के आउटकम लिखूं, गौतम क्या प्रॉमिस कर रहा है, गौतम क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस टू डिलीवर लैपटॉप्स, और मैं क्या प्रॉमिस कर रहा हूं, पेमेंट ऑफ 1 मिलियन, यही कर रहा हूं भाई मैं। ये दो प्रॉमिस हो रहे हैं ना इस एग्रीमेंट के अंदर। तो ऐसी तमाम ट्रांजैक्शंस या ऐसे तमाम अरेंजमेंट जिसमें क्या हो और वो एक्सेप्ट हो जाए और इसमें कंसिडरेशन हो, प्रॉमिस हो, टू वे प्रॉमिस हो, इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। ये क्या बन जाता है भाई, ये बन जाता है एग्रीमेंट। बोलो भाई क्या बन जाता है, जोर से बोलो, क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। लाउड बोलो, क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। क्या होता है, जिसके अंदर एक ऑफर होगी, वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगी और उस एक्सेप्टेंस के साथ उसमें क्या क्या चीजें होंगी, कंसिडरेशन होगी, ठीक है। ये जो दोनों तरफ से अरेंजमेंट हो रहा है उसके अंदर कोई ना कोई कंसिडरेशन मौजूद है, तो ये क्या बन जाता है भाई, एग्रीमेंट। क्या बन गया, एग्रीमेंट। देखो ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है सारी, ये सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। अभी तक मैं क्या बता चुका हूं तुम्हें, ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन, ये 3 टर्म याद रहेंगी तुम्हें, ठीक है। कंसिडरेशन कहते हैं उस एग्रीमेंट के अंदर जो आपस में दोनों पार्टीज प्रॉमिस कर रही हैं। अभी तक की डेफिनेशन ये रखो, समथिंग इन रिटर्न। गौतम मुझे क्या दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि वो लैपटॉप डिलीवर करेगा। मैं क्या प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं उसको कह रहा हूं कि मैं आपको इसकी पेमेंट दूंगा। तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉमिस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रॉमिस हो रहा है, दिस इज अ कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट। ये क्लियर है, ये क्लियर है। लेकिन अभी तक मैं डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन तक नहीं पहुंचा हूं। कहां तक नहीं पहुंचा, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन तक नहीं पहुंचा। एग्रीमेंट के अंदर एक एलिमेंट डाला जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। वो कौन सा है, जी जनाब, एग्रीमेंट के अंदर, यह नजर आ रहा है, ये इस साइड नजर आ रही है। एग्रीमेंट के अंदर मैं एक चीज ऐड करूंगा तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, और उसको मैं कहता हूं, क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है, इनफोर्सिबिलिटी। बोलो, एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ, बोलो सब बोलो साथ में,
एग्रीमेंट, साथ बोल लो भैया, एग्रीमेंट, पैसे दूंगा इसके अलग से, एग्रीमेंट enforceable by law is a contract। क्या मतलब हुआ? देखो अभी इससे पहले हमने एक एग्जांपल ली थी गौतम की, उसमें क्या कहा था हमने? गौतम कोर्ट जा सकता है? गौतम कोर्ट नहीं जा सकता। लेकिन अगर अब इस वाले अरेंजमेंट के अंदर गौतम ने कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये डिलीवरी ना दे तो क्या मैं कोर्ट जा सकता हूं? ठीक है। और अगर ये डिलीवरी दे दे और मैं पेमेंट ना दूं तो ये भाई सब कोर्ट जा सकते हैं? बोलो भाई हाँ या ना में जवाब दो। जा सकते हैं। इसका मतलब हर वो एग्रीमेंट जिसमें जो पार्टी है, एक पार्टी परफॉर्मेंस ना दे तो दूसरी पार्टी उसके लिए कहां जा सकती है? कोर्ट जा सकती है। तो उस तरह के जितने एग्रीमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो रहा तो आप उसकी नुकसान की भरपाई के लिए कहां जा रहे हो? बोलो भाई, कोर्ट जा रहे हैं। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिस एग्रीमेंट के अंदर आप कोर्ट जा सकते हैं उसको इन्फोर्स कराने के लिए, इन्फोर्स कराने के लिए जा रहे हो ना कि भाई या तो मेरा नुकसान भर दे या इसको कहें कि भाई ये मुझे डिलीवर करे, तो ये तमाम एग्रीमेंट क्या कहलाएंगे? तो अभी हमने कितनी टर्मिनोलॉजी पढ़नी? ऑफर, बोलो भाई, बोलो क्या हुआ? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। ये याद रहेंगे टर्मिनोलॉजी। कौन कौन सी है भाई? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बताओ? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो लाउड बोलो। एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब जरा कुछ सोच के बताओ, तुम इस सोसाइटी में रहते हो, ठीक है, कितने कॉन्ट्रैक्ट करते हो तुम? कोई करते हो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ? किया है आज तक जिंदगी में? कोई हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप अभी तक समझ नहीं आया है। हाँ जी बताओ। कोई आइडिया, रफ आइडिया इसके अंदर क्या कवर होगा, क्या कवर नहीं होगा? आपकी लाइफ में आपके पैदा होने से आपके मरने तक, पूरे इस टेन्योर तक आप मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट डेली बना रहे होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कभी भी जरूरी नहीं कि लिखा हुआ होगा। आप कैसे आए हो यहाँ इंस्टीट्यूट? बाइक पे आए हो? पेट्रोल डलवाया होगा किसी ने? डलवाया होगा। क्या कर रहे होते पेट्रोल डलवाने पे? क्या कर रहे होते? बोलो। पेमेंट कर रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं? बोल लो भैया। वो पेट्रोल दे रहा होता है आपको और आप पेमेंट कर रहे होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर वो पेट्रोल डाल दे और आप पैसे ना दें, वो केस कर सकते हैं आप पे? क्यों? देखो कोर्ट में जाएगा नहीं जाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन क्या केस कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकता है। आप इंस्टीट्यूट में आओ, आप फीस दे दो और इंस्टीट्यूट आपको क्लासें ना दे, आप क्या करोगे? क्या करोगे बताओ भाई? केस फाइल करोगे ना। ये तो नहीं है कि यहाँ धरना देके बैठे होगे सड़क पे, कुछ भी नहीं होगा उससे। भाई आपके पास लीगल कोर्स क्या मौजूद है, आप क्या करोगे? कोर्ट जा सकते हैं। आपने केएफसी के आउटलेट पे गए, पैसे दिए और केएफसी वाला आपको खाना नहीं दे रहा, क्या करोगे? वो तो लड़ना तो करोगे ना, लड़ने से कुछ नहीं होगा। फिर कहाँ जाओगे? 90 तो बंद हो चुका है, फिर कहाँ जाओगे? क्या करोगे? पिंडी जा नहीं सकते तुम। कहाँ जाएंगे? किसी ना किसी कोर्ट में जाएगा ना भाई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप जरा गौर करें कि आप
आप जब अपनी लाइफ में डेली देखते हैं तो आप मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट आपस में कर रहे होते हैं, जिसमें ऑफर भी होती है, एक्सेप्टेंस भी होती है, कंसिडरेशन भी होती है। ग्रोसरी लेने जाते हो ग्रोसरी लेने, क्या हो रहा था उसमें? आपको फ्री फंड में तो नहीं देता ना, क्या करता है? हाँ, पैसे देते हो और वो क्या देता है? ठीक है ना, यही होता है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ग्रोसरी होती है और पैसे होते हैं। रेस्टोरेंट जाते हो, डिनर करते हो, लंच करते हो, पैसे देते हो। ट्रांसपोर्ट में आते हो, पैसे देते हो, वो आपको ट्रांसपोर्ट सर्विस देता है। इंस्टीट्यूट आते हो, पढ़ाई के लिए आप एडमिशन फीस देते हो, ट्यूशन फीस देते हो, आपको इंस्टीट्यूट अलाउ करता है बैठने के लिए। आईकेप में जाते हो पेपर के लिए, पैसे देते हो, पेपर में बैठते हो। यही है ना भाई, कॉन्ट्रैक्ट ही है ना सारे। अगर आईकेप आपसे एग्जामिनेशन फीस ले दो और आपको एग्जाम में ना बैठने दे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका एग्रीमेंट है। आपका क्या एग्रीमेंट है कि मैं अब इस एलिजिबल हूं इस पेपर में बैठने के लिए, ये एग्रीमेंट है ना आपका। ऐसे ही हो रहा है ना भाई। तो क्या हम अपनी पूरी लाइफ स्पेन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट तो मल्टीपल कर रहे हैं भाई, हम डेली कर रहे हैं। आप ये जो कपड़े पहने हुए हो, ये सारे के सारे हमने परचेस किए होंगे ना, सड़क से तो नहीं उठाए होंगे। ऐसे ही ना भाई, कैसे किए होंगे? खरीदे होंगे, कंफर्म है? वो इधर उधर देख रहा है भाई, मैं कब पूछ लूं भाई, ऐसा ना हो कि कोई और मतलब। उससे क्या पूछ रहे हो? वो कौन है? बात समझ आ रही है? तो इसका क्या मतलब है कि आपके तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरह के एग्जिस्ट करते हैं। तो आप जरा डेफिनेशन पढ़ लें इसकी, हमने जो अभी तक बात की है। की डेफिनेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। याद रहेगा ये। एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी set of promises forming the consideration for each other is an agreement. Every promise and every set of promise. ठीक है, प्रॉमिस को डिफाइन कैसे किया है पहले ये पढ़ लो, ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि प्रॉमिस क्या होता है। When the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted become a promise. यानी कि अगर एक प्रपोजल है, प्रपोजल क्या है? प्रपोजल का और दूसरा वर्ड क्या है? और व्हेन एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेंस हो जाए उसकी, तो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। तो ये प्रॉमिस जो है, ये ऑफर आई और ये एक्सेप्ट हो गई, तो क्या बन गया? ये प्रॉमिस बन गया। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। ठीक है, तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। और सेट ऑफ प्रॉमिस से क्या मतलब है? एक से ज्यादा प्रॉमिस। देखो, मुझे अपना घर बनाना है, ठीक है, मैं इनके पास गया, क्या नाम है भाई आपका? वाजिद। वाजिद भाई साहब कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डर है, ठीक है, इनका कंस्ट्रक्शन का भी काम है, आर्किटेक्ट भी इनके पास मौजूद होते हैं, सारे मैकेनिकल वर्क भी कर सकते हैं। मैंने कहा यार देखो वाजिद भाई, मुझे अपना घर बनाना है, उसमें ये सर्टेन काम करवाने, तो मैं आपसे कितने प्रॉमिस कर रहा हूं? एक प्रॉमिस कर रहा हूं या मल्टीपल करूंगा? आपसे कहूंगा कि भाई मुझे इस डिजाइन का घर चाहिए, इस क्वालिटी का पेंट चाहिए, इस क्वालिटी के आपको सेवरेज की लाइन चाहिए, इस क्वालिटी के टाइल्स चाहिए, इस क्वालिटी के मैकेनिकल वर्क चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही होगा ना? तो क्या मैं इसे एक प्रॉमिस कर रहा हूं? नहीं, ये मुझसे ये सेट ऑफ प्रोमिसेस हो रहे हैं एक ही एग्रीमेंट के अंदर। ऐसे ही होता है। तो आपके मल्टीपल प्रोमिसेस भी हो सकते हैं, याद रहेगा ये। तो प्रॉमिस एक भी हो सकता है। मैं आपको एक कंप्यूटर के लिए बात कर रहा हूं, आपने उस कंप्यूटर के खरीदने के लिए बात की मुझसे, ये एक प्रॉमिस है। और सेट ऑफ प्रोमिसेस भी हो सकते हैं। बट एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। फॉर्मिंग द consideration for each other is an agreement। तो एग्रीमेंट क्या हुआ? एवरी प्रोमिसेस, डेफिनेशन याद रखनी है हमने। एवरी प्रोमिसेस, एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। ठीक है, और
एग्रीमेंट प्रॉमिस क्या होता है? प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। याद रहेगी ये बात। पार्टीज कौन कौन सी होती हैं भाई? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड promiser. Where is the person accepting the proposal is called promisee. तो इसमें proposal कौन है? इसमें proposal कौन है? promiser कौन है? इसमें शरियार इज अ promiser. शरियार इज अ and गौतम इज अ promisee. यहां तक याद रहेंगी ये चीज अभी तक? ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रख लेना अपने पास, क्या हमेशा बायर प्रॉमिसर होगा या सेलर हमेशा प्रॉमिसी होगा? जी बाजी क्या कहते हो? बायर हमेशा प्रॉमिसर होगा? जवाब दो। क्या हमेशा बायर प्रॉमिसर होगा? इसको मैं ट्विस्ट कर देता हूं। मैंने गौतम को ऑफर दी कि मैं आपको 10 लैपटॉप 1 मिलियन में बेच दूंगा। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? प्रॉमिसर तो हूं, सेलर हूं, बायर हूं? सेलर होके भी प्रॉमिसर हो सकता है, बायर होके भी। अगर मैंने शरियार ने गौतम को बोला कि भाई मैं आपसे 10 लैपटॉप 1 मिलियन के खरीदूंगा, तो मैं कौन हूं? बायर और प्रॉमिसर। याद है? लेकिन अगर मेरी शॉप है और मैं गौतम को कोड भेज रहा हूं कि ये लैपटॉप इन स्पेक्स के मैं आपको 1 मिलियन में बेचूंगा, तो मैं कौन हूं? बोलो भाई, मैं कौन हूं? प्रॉमिसर हूं और सेलर हूं। कौन हूं मैं? सेलर। तो ये जहन से निकाल देना कि हमेशा बायर प्रॉमिसर होगा। प्रॉमिसर कैन बी द बायर, प्रॉमिसर कैन बी द, ये लिख लो अपने पास। बायर और सेलर प्रॉमिसर हो सकते हैं, डिपेंड करेगा हु इज मेकिंग द ऑफर। लिखो अपने पास, ये डिपेंड क्या करेगा? हु इज मेकिंग द ऑफर। ऑफर सेलर भी दे सकता है, ऑफर बायर भी दे सकता है। जी मुजम्मिल, दोनों हो सकते हैं। यहां तक क्लियर है? क्या क्या बात पढ़ ली हमने अब तक? हाँ जी वाजिद। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन। देखो आज ये टर्म तुम्हें याद होनी चाहिए कि भाई हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं वो क्या चीज है। अब इंपॉर्टेंट चीज यह है, कॉन्ट्रैक्ट अब हमें समझ आ गया। कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं हम? एनी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। और इन्फोर्सिबिलिटी कब आएगी? अब उसका आंसर हम देखते हैं कि इन्फोर्सिबिलिटी कब आएगी। अभी तक तो हमने ये पढ़ा ना कि एनी एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इन्फोर्सिबिलिटी के ऊपर एक सेक्शन है जो कहता है कि व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सिबल, मतलब व्हेन एग्रीमेंट इज एन इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा दूं? लिखना है किसी ने? अच्छा, कोई भी सवाल आए अभी पूछ लो, बाद में आए बाद में पूछ लेना, लेकिन भाई अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलो। जहां पे ये लग रहा हो कि सर ये समझ नहीं आ रहा, जरूर पूछ लो।
अच्छा भाई, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन क्या है? सेक्शन 10 एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। वो पूछता है कि भाई कौन से एग्रीमेंट होंगे जो कि क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। क्योंकि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान क्या चीज का डिफरेंस है? एक चीज का डिफरेंस है, इन्फोर्सिबिलिटी का। तो वो कहता है कि भाई कौन से ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसकी वजह से ये इन्फोर्सिबिलिटी आएगी। ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कॉन्सेंट, competent free contest of parties competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and not hereby expressly declared void। ठीक है, ये 5 उसने क्या बताए? 5 एलिमेंट बताए। कौन कौन से? क्या अगर उसके अंदर फ्री कॉन्सेंट होगी, क्या होगी? फ्री कॉन्सेंट होगी, पार्टीज कॉम्पिटेंट होंगी, लॉफुल कंसिडरेशन होगी, और क्या होगा इसमें? लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, और एक्सप्रेसली उसको डिक्लेयर ना किया गया वॉइड। अब ये 5 चीजें समझनी है आपने, ठीक है। और इसी से हम निकालते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी आपके एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होंगे? देखो, एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए एलिमेंट्स क्या क्या थे? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन। 3 थे, 3 एलिमेंट ये आ गए। नीचे कितने और आ गए? इन्फोर्सिबिलिटी के लिए कितने आ गए? 5 और आ गए। तो अगर मैं इन सबको मिला लूं तो क्या क्या बने? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये आपका एड ऑन हुआ है, ठीक है। फ्री कॉन्सेंट, फ्री कॉन्सेंट क्या है ये अभी हम पढ़ेंगे। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एंड लीगल फॉर्मेलिटीज। ये 8 आपके क्या चीजें? हाँ भाई, ये आपके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। जैसे बिरयानी बनाते हो तो 12 मसाले लगते हैं ना, इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट बनाने में कितने एलिमेंट लगेंगे? 8 लगेंगे, ठीक है। क्या लगेंगे इसमें? अब्दुल्ला तुम क्यों आ गए आज? अच्छा, काम शायद है। तुम लोग ही नेक्स्ट वीक एक लाख, ठीक है। इस वीक में मैं इनको तरफ से कवर अप करा दूं, फिर इंशाल्लाह कर देंगे इसको, ठीक है। अच्छा जी, ये बात समझ आ रही है? तो एलिमेंट्स कितने? 8 एलिमेंट्स हैं। इसमें से ऑफर एक्सेप्टेंस हमने समझ ली है, अब तक के लिए समझ ली है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो 8 एलिमेंट्स हैं, ये कितने चैप्टर हैं? इसमें से हाईलाइट करो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन को, हाईलाइट करो। और लीगल फॉर्मेलिटीज को, 2 चीजें हाईलाइट कराई है मैंने। आखिरी है लीगल फॉर्मेलिटीज। ये 2 जो चीजें हैं ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी जितनी चीजें हैं इसके पूरे पूरे चैप्टर्स मौजूद हैं। क्या मौजूद है भाई? ऑफर एक्सेप्टेंस का पूरा चैप्टर मौजूद है, फ्री कॉन्सेंट का पूरा चैप्टर मौजूद है। हम इस चैप्टर में इसका सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको पूरे अपने चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। बट जो मैंने भी आपको हाईलाइट कराया है, क्या हाईलाइट कराया है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप और दूसरा लीगल फॉर्मेलिटी, इसको हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो हम अपने अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर में देखेंगे। यहाँ हम इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि ये क्या चीजें होती हैं, ताकि आपको इन टर्मिनोलॉजीज का आइडिया हो। ऑफर एक्सेप्टेंस का आइडिया हो गया तुम्हें, ठीक है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, देयर मस्ट बी 2 पार्टीज टू एन एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी डेफिनेट ऑफर एंड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, ऑफर मस्ट बी एट मोड प्रिस्क्राइब एंड कम्युनिकेटेड। ये क्या क्या चीजें होती हैं सारी की सारी हमने कब पढ़नी है? जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। बट आपको पता है कि व्हाट इज ऑफर, व्हाट इज एक्सेप्टेंस। क्लियर है भाई? अब आ जाओ दूसरा एलिमेंट जो कि हमने इसी चैप्टर में पढ़ना है, इंटेंशन टू क्रिएट। बोलो भाई, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। देखो अब आ गई बात यहाँ पे इंटेंशन की। कैसे पता चलेगा कि भाई हम जो काम कर रहे हैं उसमें इन्फोर्सिबिलिटी होगी या नहीं होगी? इंटेंशन से। आप अगर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाह रहे हैं
तो आपकी इन्फोर्सिबिलिटी होगी। अगर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करना चाह रहे तो क्या होगा, इंटेंशन नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी। अब जरा मैं कुछ सिनेरियो पहले डिस्कस कर रहा हूं आपसे, उस सिनेरियो से हम एक कुछ रूल्स निकालते हैं। वाजिद नाम है ना, वाजिद, फर्ज कर लो वाजिद भाई की क्या हो जाती है, वाजिद भाई की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। ठीक है, हो गई शादी, शादी हो गई। ठीक है, इन्होंने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया कि भाई मैं आपको, जज्बाती हो गए फौरन से, यूरोप की ट्रिप पे लेके जाऊंगा। कहाँ लेके जाऊंगा भाई, बोलो भाई, बोलने में भी मसला आ रहा है, लेके कैसे जाओगे भाई, क्वालिफाई तो हो जाओगे उस वक्त। कहने की बात है, ड्रामे बंद करो। अभी तो यही कह रहे हो ना, बाद में पता चलेगा कहाँ लेके जाते हो। कहाँ लेके जाओगे, यूरोप लेके जाएंगे। वाजिद भाई अभी जरा यूरोप में ही है अभी। ठीक है, और वाजिद भाई साहब ने अपनी बेगम को कहा कि मैं यूरोप लेके जाऊंगा। ये उनका कमिटमेंट थी जिस वक्त शादी हुई और उन्होंने स्टेज पे अपनी बेगम को देखा, फर्स्ट टाइम ही देखा था, अरेंज मैरिज थी। ठीक है, 3 दिन गुजर गए, वाजिद भाई ने कहा यार यूरोप तो नहीं, हम तो नॉर्दर्न एरिया भी चले हैं, बड़ी बात होगी, इतनी टेंशन लेके मैं यूरोप तो नहीं आ सकता। ठीक है ना, तो वाजिद भाई ने अपनी कमिटमेंट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्या होगा, कुछ होगा, अड्डा तो होगा, वो तो सही है ना, वो तो वैसे भी होंगे, अड्डा तो वैसे भी होगा, वो तो छोड़ देना, यूरोप जाके भी फड्डा हो जाएगा। लेकिन क्या इनकी जो वाइफ है कोर्ट में जाके बोल सकती है कि यार ये तो मुझे यूरोप लेके जाना चाह रहे थे, इन्होंने ऑफर दी, मैंने एक्सेप्टेंस कर ली, कंसल्टेशन भी दी, तो मैं कोर्ट में केस करना चाह रही हूं इस पे, तो ये क्या, ये केस कर सकती हैं आपकी वाइफ? बोलो ना, जवाब दो हाँ या ना में। क्या, यस सर, क्या तुम कर सकती हैं भाई, ये केस होगा? यहां ये केस नहीं कर सकती। आपका नाम क्या है भाई? हसन भाई। हसन भाई के अब्बा ने बोला बेटा कैफ निकाल ले, बाइक दिला दूंगा। ठीक है, कैफ निकल गया, अब्बा पलट गए, अब्बा ने बाइक, बोलो भाई, हसन ने अपने वालिद से प्रॉमिस किया, या उनके वालिद ने आप प्रॉमिस क्या किया, क्या किया प्रॉमिस, कब दिलाएंगे बाइक? कैफ क्लियर कर लो बेटा, बाइक मिल जाएगी। कैफ हो गया क्लियर, बाइक नहीं आई, अब्बा पे केस करोगे? नहीं, वो जज्बाती नहीं हो, वैसे कर सकते हो, कर भी दोगे तो कोर्ट एंटरटेन करेगी? नहीं करेगी। ये बात समझ रही है? भाई की शादी हुई, भाई ने बोला कि भाई, बेगम ने कहा कि मैं आपको डेली जो है ना खाना बना के दूंगी। ठीक है, लेकिन शादी के 1 हफ्ते बाद ही उसने बोल दिया कि भाई मेरा कोई इंटरेस्ट खाना बनाने में नहीं है। आप क्या अपनी बेगम पे केस फाइल कर सकते हैं वाजिद भाई? नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि इन केसेस में तो कोर्ट इन्वॉल्व होगी ही नहीं, खाना बनाने के केस में कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होगी। अब एक इसको जरा ट्विस्ट करते हैं कहानी को। एक बंदे हैं गौतम भाई, वो भी खाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? लेकिन ये कैटरिंग वाला खाना बनाते हैं। कौन सा वाला? कैटरिंग वाला। तो वाजिद भाई की जब शादी हो रही थी तो उन्होंने कैटरिंग किससे कराई? गौतम भाई से, गौतम एंटरप्राइज से कराई। अब इस जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, शादी के दिन इन्होंने बोल दिया कि भाई मैं खाना नहीं दे सकता। ठीक है, अब क्या होगा? नहीं, लड़ाई से कुछ नहीं हो रहा ना, खाना नहीं मिल रहा, मेहमानों को क्या करोगे? गौतम ने तुम्हें मना दिया, अब तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे?
शादी कैसे जोड़ी होगी भाई, तुम कहीं ना कहीं से कोई ना मारामारी करोगे। इनके साथ तुमने कांटेक्ट किया था कि 2 लाख रुपए में मुझे खाना बना के देंगे, तुमने अर्जेंसी में खाना बनाया, तुम्हें कितने पैसे पे करने पड़ गए? 3 लाख रुपए पे करने पड़ गए। तुम कोर्ट जा सकते हो? बोलो भाई, हाँ या ना में जवाब दो। आवाज ही नहीं आ रही भाई की, तो आवाज ही निकली। क्या नाम है तुम्हारा? अहमद भाई साहब, क्या हुआ? देखो मेरे एक टीचर थे इस्लामियत के, वो कहते थे 2 चीजों में जिसने शर्मा हुजूरी की ना, अपना नुकसान किया, एक खाने में और एक पढ़ने में। और मैंने ये बात मैट्रिक में समझ ली थी कि यार ये 2 चीजें जो है ना, तीसरी भी चीज है वो बता ही सकता मैं तुम्हें भी, लेकिन 2 चीजों में आपने शर्मा हुजूरी नहीं करनी, खाने में और पढ़ने में। तो भाई ये यहां पे केस फाइल हो सकता है। ये इन पे केस फाइल क्या करेंगे, ये क्या केस फाइल करेंगे कि भाई ये जो 2 लाख रुपए का आपसे मैंने कांटेक्ट किया था, ये आपने पूरा नहीं किया, आपने ब्रीच ऑफ कांटेक्ट की, इसलिए मुझे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ गए। क्या पे करने पड़ गए? एक्स्ट्रा पे करने पड़ गए। तो ये पैसे मुझे इनसे रिकवर करा के दिए जाएं। ये रिकवरी के लिए कहाँ जाएंगे माजिद भाई? कहाँ जाएंगे भाई बोलो? कोर्ट जाएंगे। ये बात क्लियर है गौतम? ठीक है। तीसरी एग्जाम्पल, वाजिद तुम्हारे दोस्त है कोई? कौन है? ऐसे ही बता देना। अब्बास, वाजिद का दोस्त है अब्बास। देखो ये सारी एग्जाम्पल में पढ़ाने के बाद ना इसके मैं रूल बताऊंगा ताकि वो तुम्हें बहुत आराम से समझ आ जाएंगे। अब्बास के साथ तो उन्होंने पिकनिक प्लान की, और तुम्हें पता है जब भी दोस्तों के साथ पिकनिक प्लान करो क्या होता है, एक ना एक टॉपी जरूर होती है। पिकनिक का प्लान हो गया, वाजिद भाई ने फ्रूट खरीद ली है, इनके पदम में जो चीजें खरीद ली, अब्बास ने आखिर में क्या टोपी बनाई कि भाई मुझे घर वालों की तरफ से इजाजत, बोलो तुम उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो? जवाब दे, कर सकते? नहीं कर सकते। सही है, दोस्तों के दरमियान केस फाइल नहीं हो रहा। लेकिन अभी मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ये सारी एग्जांपलें लिख लो भाई अपने पास। अब्बास और वाजिद प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं। किस चीज का कारोबार करते हैं? दोनों दोस्त हैं। प्रॉपर्टी में जो भी प्रॉपर्टी बिकती है उसका जो कमीशन आता है वो 50-50% डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब्बास ने वाजिद का 50% कमीशन मान लिया। क्या अब्बास के ऊपर वाजिद केस कर सकता है? हाँ या ना में जवाब दो भाई। अहमद, करेगा नहीं करेगा केस? कुछ समझ आ रहा है आपको रिलेशन? यहाँ पे कहां पे केस फाइल हो सकता है, कहां पे नहीं हो सकता? जी, कहां हो सकता है, कहां नहीं हो सकता? जी जनाब बताइए। कोर्ट कहां इन्वॉल्व होगी? इन सिनेरियो को समझो, इसके पैटर्न को समझो। यहां पे क्या हो रहा है? ये किसके दरमियान एग्रीमेंट्स हैं? बोलो, पहला एग्रीमेंट किसके दरमियान था? किसके दरमियान था? हस्बैंड वाइफ के। दूसरा एग्रीमेंट किसके दरमियान था? हसन के अब्बा और हसन के दरमियान। दोनों क्या है? बाप बेटे। तो अगर मैं ये कहूं कि ये फैमिली एग्रीमेंट्स है तो ये गलत होगा? यही बात हुई ना। तो फैमिली एग्रीमेंट्स के ऊपर इंटेंशन आमतौर पे देखो कोर्ट क्या करेगी। अब तुम कोर्ट में जब केस लेके जाएंगे हम, तो कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी कि इंटेंशन है या नहीं है? भाई नियत तो आपको नहीं पता ना, ऐसे तो नहीं पता चल सकती। तो कोर्ट एक टेस्ट करेगी, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट। कौन सा टेस्ट है अहमद? ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट। ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट क्या है? वो आपके अरेंजमेंट को देखेगी और पार्टीज के रिलेशन को देखेगी। क्या देखेगी? पार्टीज के रिलेशन को देखेगी और उसके अरेंजमेंट को देखेगी। 2 चीजें बोली हैं, लिख लो अपने पास। किसको देखेगी? पार्टीज के रिलेशन को देखेगी और उसके अरेंजमेंट को देखेगी। इन दोनों चीजों को देख के वो डिसाइड करेगी कि इंटेंशन थी या नहीं थी। रिलेशन देखा है उसने इन दोनों चीजों में?
उसको क्या मिला, क्या रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है। तो कोर्ट आमतौर पे प्रिज्यूम क्या करती है कि फैमिली रिलेशन के अंदर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। याद रहेगी ये बात, क्या प्रिज्यूम करेगी कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। याद रहेगी ये बात भाई। गौतम और वाजिद के दरमियान ये जो एग्रीमेंट हुआ था, ये किस नेचर का एग्रीमेंट था, कमर्शियल या बिजनेस नेचर का एग्रीमेंट था। कौन सा नेचर का, कमर्शियल या बिजनेस नेचर का एग्रीमेंट था। तो कमर्शियल एग्रीमेंट में कोर्ट प्रिज्यूम कर रही है, क्या प्रिज्यूम कर रही है कि देयर विल ऑलवेज बी अ इंटेंशन टू क्रिएट, बोलो भाई बोलो, देयर विल ऑलवेज बी अ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। कमर्शियल एग्रीमेंट में हमेशा आपकी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की मौजूद होगी या नहीं होगी, आवाज नहीं आई मुझे, होगी। आप कोई भी कमर्शियल एग्रीमेंट करेंगे उसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होगी। आप किसी दुकान से लैपटॉप खरीदने के लिए कोई एग्रीमेंट किया आपने, एक कंपनी है, कंपनी ने ऑर्डर दिया कि भाई मेरी कंपनी को 10 गाड़ियां चाहिए, उसने कंपनी से ऑर्डर कर दिया, पैसे ले लिए, 6 महीने बाद उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी पे केस फाइल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। एक कंपनी है, उसने एक दूसरी कंपनी से राइस वो ले लेते हैं सप्लाई, राइस की सप्लाई लेनी थी, उस पार्टी ने राइस सप्लाई नहीं की है, क्या आप उस पार्टी पे केस कर सकते हैं, बोलो, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कमर्शियल एग्रीमेंट है, उसने राइस सप्लाई कर दी है, मैं उसको पेमेंट नहीं कर रहा, क्या वो पार्टी मुझ पे केस कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। क्यों, क्यों, कमर्शियल अरेंजमेंट्स हैं। कमर्शियल अरेंजमेंट में हमेशा इंटेंशन क्रिएट करने की, किसी कौन से रिलेशन क्रिएट करने की होगी, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की होगी। क्लियर है। तीसरी टाइप आती है सोशल एग्रीमेंट। कौन सी आती है भाई, सोशल एग्रीमेंट। इसमें कोर्ट आपके नेचर ऑफ अरेंजमेंट को देखेगी। पहले में नेचर क्या है, ये जो पिकनिक वाला केस है वो कहेगी कि भाई इसमें बिटवीन फ्रेंड्स हो रहा है, लेकिन नेचर कहीं से भी कमर्शियल एलिमेंट कोई नहीं आ रहा, तो हम इस केस के अंदर अपना कोई, हमें इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप की नजर, गौतम आ रही है नहीं आ रही, पिकनिक वाले केस में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नजर आ रही है, अहमद आ रही है, नहीं आ रही। क्लियर। इस केस में आ रही है, प्रॉपर्टी वाले में आ रही है। तो इसका मतलब है जो फ्रेंड्स के दरमियान या सोशल एग्रीमेंट्स होंगे वहां पे मेरिट पे फैसला करेगी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को देखेगी और आपको देख के बताएगी कि हाँ भाई इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है या नहीं है। क्लियर है बात ये वाली, ठीक है, इसको लिख लो। लिख लिया सबने। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं थोड़ी देर एक दो सिनेरियो पूछता हूँ जस्ट टू टेस्ट के यार तुम लोग कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया। मैं एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, मेरे वालिद का अपना एक बिजनेस है, ठीक है, उन्होंने अपने बिजनेस के लिए एक टैक्स एडवाइस मांगी मुझसे, मैंने उनको एक टैक्स एडवाइस फॉर्मली भेजी और उसके साथ साथ एक बिल भेजा उनके बिजनेस को, ठीक है, उन्होंने वो बिल पे नहीं किया, क्या मैं उनके ऊपर उनके बिजनेस पे केस फाइल कर सकता हूँ? वाजिद, वाजिद जवाब। तुम एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट हो, तुम्हारी एक टैक्स एडवाइजरी का बिजनेस है, टैक्स एडवाइजरी तो पता है ना क्या होती है, टैक्स के ऊपर एडवाइस देना कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा।
तुम्हारे वाले साहब ने तुमसे एक एडवाइस मांगी, बिजनेस उन्होंने अपने बिजनेस के उसमें एडवाइस मांगी, तुमने उनको एडवाइस दी। ये जो एडवाइस तुमने दी है तुमने उसका बिल भी उनको साथ भेजा, तो क्या अब ये किसके दरमियान एग्रीमेंट हो रहा है? बाप बेटे के दरमियान हो रहा है, लेकिन यहाँ कमर्शियल एलिमेंट आ रहा है। बोलो भाई, आ रहा है। तो आपकी जरूरी नहीं कि सारे के सारे फैमिली एग्रीमेंट्स के अंदर इंटेंशन नहीं होगी, इस जगह पे इंटेंशन है, ठीक है। तो मैंने एक चीज लिखवाई थी, वो ये लिखवाई थी कि कोर्ट दो चीजें देखेगी। पहली चीज क्या देखेगी? रिलेशनशिप। दूसरी चीज क्या देखेगी? अरेंजमेंट, ठीक है। रिलेशनशिप तो लग रहा है कि जैसे इंटेंशन नहीं है, लेकिन अरेंजमेंट जब देखती है तो क्या नजर आ रहा है? बोलो, क्या नजर आ रहा है? इंटेंशन मौजूद है। अब जरा हम इसको इसी पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं। There must be intention to create legal relationship. If there is no intention, there will be no valid contract. Court will do the objectivity test and the rebuttal presumption. ठीक है? The court normally don't ask the parties to tell their intention. वो पूछेगी नहीं मुझसे, क्या नहीं पूछेगी? क्या आपकी इंटेंशन है या नहीं है? अगर वो पूछेगी तो डिफेंडेंट ने हमेशा क्या बोलना है कि मेरी इंटेंशन तो लीगल रिलेशनशिप करने की नहीं थी। डिफेंडेंट कौन होता है? एक होता है एप्लेंट होता है, या प्लेंटिफ कहते हैं उसको, जो केस फाइल करता है, एग्रीव पार्टी। और दूसरी पार्टी कौन होती है? डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कौन होता है? जिसके ऊपर केस फाइल किया गया हो, ठीक है। तो डिफेंडेंट तो हमेशा क्या कहेगा कि इंटेंशन मेरी थी नहीं। तो कोर्ट क्या आपकी बात सुन के मना कर देगी केस लेने से? नहीं, कोर्ट दोनों पार्टी ने पूछेगी नहीं, वो आपके अरेंजमेंट को और आपके रिलेशन को देख के डिसाइड करेगी कि भाई इंटेंशन थी या नहीं थी, ठीक है। कोर्ट नॉर्मली डोंट आस्क द पार्टी टू टेल देयर इंटेंशन, दे विल डू द ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट। और ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट में करती क्या है वो कहती है कि अगर फैमिली के दरमियान अरेंजमेंट है तो इंटेंशन किस चीज की है या नहीं है? आवाज ही नहीं आ रही मुझे, ऐसा करो साइलेंट मोड में चले गए तुम लोग। फैमिली में क्या होगा? नो इंटेंशन टू क्रिएट, पूरा बोलो, नो इंटेंशन टू क्रिएट। कमर्शियल में क्या होगी? देयर विल ऑलवेज बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सोशल में क्या होगी? लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? सोशल में ऑन मेरिट पे फैसला दिया जाएगा क्या भाई क्या अरेंजमेंट है, दोस्तों के दरमियान है लेकिन बिजनेस अरेंजमेंट है तो डेफिनेटली उस पर इंटेंशन मौजूद होगी। ये बात क्लियर हो रही है तुम लोगों को? कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है। A rebutable presumption is an assumption made by a court, one that is taken to be true unless someone come forward to contest it and prove otherwise. इसकी मैंने अभी एक एग्जांपल दी है, वो कौन सी वाली है? फादर एंड सन की एग्जांपल, जिसके अंदर बेटा अपने अब्बा को टैक्स एडवाइस दे रहा है। लिख लो अपने पास यहाँ पे। फादर एंड सन की एक एग्जांपल दी है अभी, जिसमें सन अपने अब्बा को कौन सी एडवाइस दे रहा है? टैक्स एडवाइस दे रहा है। वो किस चीज की एग्जांपल है? नीचे वाली पैरा की, रिब्यूटेबल प्रजम्पशन की। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि कोर्ट ने आपका रिलेशन देखा, फादर सन का रिलेशन क्या है? फैमिली रिलेशन है। तो पहली प्रजम्पशन क्या जाती है? पहली प्रजम्पशन क्या जाती है कि इंटेंशन। लेकिन जब अरेंजमेंट देखा तो प्रिजम्पशन का रिबटल आ गया। रिबटल का क्या मतलब आता है? उसका काउंटर आ गया। क्या आ गया? उसका काउंटर आ गया कि नहीं जी, अपरेंटली तो लग रहा है कि नहीं है लेकिन एक्चुअल के अंदर मौजूद है। क्लियर है? बात समझ आ रही है? A rebutable presumption is an assumption made by the court, one that is taken to be true unless someone come forward to contest it and to prove otherwise. तो जब उसको contest किया गया presumption को, तो पता ये चला कि नहीं भाई, ये जो आपने ऊपर presumption ली है ये गलत presumption है। अरेंजमेंट को देख के लगता है कि हाँ भाई इंटेंशन मौजूद थी।
ये क्लियर हो गया भाई आपको? ठीक है, अब जरा केस लॉ पढ़े। पहला केस लॉ क्या है? नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस के कोर्ट जो आमतौर पे केसेस जाते हैं वो फैमिली कोर्ट्स में जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। ठीक है, मतलब जो आपके हस्बैंड वाइफ के दरमियान उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर वो आपका कोई मारपीट का होता है, वो फैमिली कोर्ट्स होती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक कमर्शियल को डील कर रहा होता है या जनरल कॉन्ट्रैक्ट को डील कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑफर एक्सेप्टेंस की चीजें चल रही होती हैं। अच्छा भाई, पहला केस क्या है? बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। A husband worked overseas and agreed to send maintenance payment to his wife. At the time of agreement, the couple were happily married. The relation later soured and the husband stopped making the payment. क्या हुआ? हस्बैंड ने क्या किया? पेमेंट भेजना छोड़ दी। ठीक है, The wife sought to enforce the agreement. वाइफ ने क्या किया? केस फाइल कर दिया। किसके ऊपर? हस्बैंड के ऊपर, कि भाई ये मुझे महाना जो पेमेंट भेजते थे इन्होंने बंद कर दी है, मुझे इससे पेमेंट दिलवाई जाए। अब केस गया कोर्ट में। किसके दरमियान केस है? ठीक है, कोर्ट ने क्या कहा? Held the agreement was purely social and domestic agreement and therefore it was presumed that the party did not intend to be legally bound. कोर्ट ने कहा कि भाई ये केस प्योरली फैमिली मैटर का केस है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। भाई आपने बेगम से प्रॉमिस किया कि हाँ मैं आपको पॉकेट मनी दूंगा और आप नहीं दे रहे। हाँ जी यार, 4:30 पे क्लास है, तुम कब तक हो? तुम लोग, तुम मेरे लिए बैठे हो? चलो मैं 5 मिनट ब्रेक लेता हूँ, ठीक है ना? इनके 4 पेपर निकले, ठीक है ना? उन्होंने 4 पेपर दिए तो मुझसे पूछ रहे थे कि निकले कि नहीं निकले। मैं कहा भाई निकल तो सब कुछ जाता है। माशाल्लाह इसके 4 पेपर एक साथ निकले। अच्छा जी, तो ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आई? कोर्ट ने कहा कि भाई ये हमारा मसला नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो एग्रीमेंट रिलेशन क्या था? डोमेस्टिक रिलेशन था। ठीक है, दूसरा केस पढ़ो। रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन ब्रॉस। द क्लेमेंट एंड डिफेंडेंट एंटर एन एग्रीमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ सम कार्बनाइज्ड टिश्यू पेपर। Under the agreement, the claimant were to be the defendant's sole agent in the US until March 1920. The contract contained an honorable pledge clause which stated agreement was not a formal or legal agreement. Agreement was not a formal and legal agreement and shall not be subject to the jurisdiction of the court in neither England nor the US. Agreement commercial था या नहीं था? पहले ये बताओ। एग्रीमेंट क्या था? कमर्शियल था अहमद? कमर्शियल एग्रीमेंट था, लेकिन पार्टीज ने म्यूचुअली कॉन्सेंट से इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप को क्या किया? खत्म कर दिया। तो अब क्या ये इन्फोर्स हो सकता है किसी कोर्ट में? अब जरा देखते हैं इसको। द डिफेंडेंट टर्मिनेटेड द एग्रीमेंट अर्ली एंड द क्लेमेंट बॉट एन एक्शन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या होना चाहिए इस केस का? हाँ जी, प्रिजम्पशन तो की थी कि कमर्शियल में होगी, लेकिन ऑनरेबल प्लेज क्लॉज ने उसको क्या किया? काउंटर कर दिया। ठीक है, उसका रिबटल आ गया कि एग्रीमेंट के अंदर दोनों पार्टी ने म्यूचुअली एग्री किया था कि हम कोर्ट केस फाइल नहीं करेंगे। द ऑनरेबल प्लेज क्लॉज rebuted the presumption which normally exists in commercial agreement that the parties intended to be legally bound by their agreement. The agreement therefore has no legal effect and was not enforceable by the contract. ठीक है भाई, ये बात समझ आ रही है? हाँ जी, क्या क्या पढ़ लिया हमने अब तक? क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट enforceable by law. ठीक है, इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या होता है? Promise and every set of promise forming consideration for each other is called promise. क्या होता है?
हाँ भाई वाजिद, देख के बता दो, नोट्स में लिखा हुआ है। तुम लोगों को मिल गया नोट्स? तुम लोग भी एफसी हो, पीआरसी वाले? प्रॉमिस क्या होता है? ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड इज कॉल्ड प्रॉमिस, ठीक है ना? ये पढ़ा हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होते हैं। एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फ्री कॉन्सेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड वॉइड फॉर लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है? इसमें से हमने ऑफर एक्सेप्टेंस की बात कर ली और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप की बात कर ली। और इसमें हमने क्या कहा कि अगर कोई एग्रीमेंट होगा तो उसमें कोर्ट क्या करेगी? ऑब्जेक्टिव डिटेल्स करेगी। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फैमिलीज हुआ है तो आमतौर पे वो प्रिज्यूम क्या करेगी कि देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और अगर कमर्शियल एग्रीमेंट होगा तो उसकी क्या प्रिजम्पशन होगी? देयर इज ऑलवेज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और अगर सोशल होगा तो वो मेरिट पे फैसला करेगी, अरेंजमेंट को देखेगी और फिर फैसला करेगी कि हाँ भाई आपका ये एग्रीमेंट जो है ये कमर्शियल एलिमेंट है इसमें या नहीं है। ये बात तो समझ आई थी हमको सारी, ठीक है? आगे चलें। अदील ऑफर, ये पेज नंबर 3 पे हम पेज नंबर 3 एग्जाम्पल। Adil offered to sell his furniture to Babar for rupees 50,000. Babar accept this offer. In this agreement, if there is default by either party, an action for breach of contract can be enforced through a court of law, provided all the essential elements are present in the agreement. क्या हुआ भाई इसके अंदर? अदील ने किस चीज की ऑफर की बाबर को? फर्नीचर की, ठीक है? कितने में? कमर्शियल एलिमेंट है इसमें, कमर्शियल एग्रीमेंट है ये। तो जब कमर्शियल एग्रीमेंट है तो इसके अंदर आपकी इंटेंशन किस चीज की है? लीगल इंटेंशन मौजूद है। अगर कोई भी पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी मैंने आपको फर्नीचर प्रोवाइड कर दिया, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, या ऑन ड्यू डेट मैंने आपको फर्नीचर ही प्रोवाइड नहीं किया, तो दोनों पार्टी आप एक दूसरे के ऊपर केस कर सकती हैं। तो यहाँ पे जिस अरेंजमेंट के अंदर एक पार्टी दूसरी पार्टी पे या दूसरी पार्टी पहली पार्टी पे केस कर सके, उसके अंदर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होती है, कि याद रहिए बात। और वही सारे इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्लियर है? अदील इनवाइट बाबर फॉर डिनर. Babar accept the invitation but failed to turn up. Here, Adil cannot sue Babar for damages because the party to this agreement did not intend to create legal relationship. बात सही है, समझ आ रही है भाइयों? यहाँ पे आप दोनों दोस्त हो, इन्होंने आपको फोन किया कि भाई आज रात को खाने पे चलते हैं, और आखिरी टाइम पे ये खाने पे नहीं आए, क्या आप इनके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कोई इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप की नहीं थी। इट इज जस्ट अ सोशल एग्रीमेंट। बात क्लियर है? देयर इज एन ऑफर, देयर इज एन एक्सेप्टेंस, बट इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप की नहीं थी। ये चीजें याद रहेंगी भाई अहमद, ठीक है? नहीं, देखो इसमें क्या लिखा है, इन दिस एग्रीमेंट इफ देयर इज डिफॉल्ट बाय ईदर पार्टी। देखो क्या डिफॉल्ट होगा? अदील ऑफर टू सेल हिज फर्नीचर टू बाबर फॉर ₹50,000। कौन किसको बेच रहा है? तो अदील ने क्या देना है? बाबर ने क्या कर देना है? पैसे देने। अदील फर्नीचर ना दे, कौन केस करेगा? और बाबर पैसे ना दे तो कौन केस करेगा? अदील करेगा। इसमें लिखा ये है कि अगर कोई भी पार्टी डिफॉल्ट करती है किस चीज से? अपनी परफॉर्मेंस देने से। मेरी परफॉर्मेंस क्या थी? मैं अदील हूं, आप बाबर हो, मुझे क्या परफॉर्म करना था? मैंने फर्नीचर बेचना था आपको।
और आपने मुझे क्या करना था, पेमेंट देनी थी। अगर मैं ड्यू डेट पे फर्नीचर आपको ना दूं तो मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ब्रीच का मतलब होता है मैंने जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा नहीं किया, तो आप मेरे ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैंने आपको फर्नीचर दे दिया है एंड यू आर नॉट मेकिंग पेमेंट टू मी, तो क्या मैं आपके ऊपर केस फाइल कर सकता हूं? बोलो हाँ या ना जाओ तो, ठीक है। तो इस तरह के एग्रीमेंट जिसमें हम एक दूसरे के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, वो इसका मतलब ये है कि देयर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अगर कोई भी पार्टी परफॉर्म नहीं करेगी तो हम इसकी परफॉर्मेंस की वजह से जो ना करने की वजह से नुकसान हुआ है वो हम कोर्ट के जरिए पार्टी से लेंगे, ठीक है। ये कब होगा, ये कब नहीं होगा? कमर्शियल एग्रीमेंट में हमेशा होगा, अज्यूम कर दिए कोर्ट के हमेशा होगा। डोमेस्टिक एग्रीमेंट में हमेशा नहीं होगा अनलेस कॉन्ट्ररी प्रूव हो जाए। क्या मतलब? भाई आपके वाले साहब आपसे को प्रॉमिस करते हैं कि भाई बेटा मैं तुम्हें 20,000 रुपए पॉकेट में नहीं दूंगा, 2 महीने दिया और तीसरे महीने बंद कर दी, क्या तुम पे केस फाइल कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स हैं, फैमिली एग्रीमेंट्स हैं, दोस्तों के दरमियान कोई अरेंजमेंट बन रही है, पिकनिक का प्लान बन गया, आपने खर्चा कर दिया, दूसरी बंदा आपका दोस्त भाग गया, नहीं आ रहा पिकनिक पे, क्या कर सकते हो उस पे केस? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये प्योरली सोशल एग्रीमेंट है, कमर्शियल एग्रीमेंट नहीं है। तो याद रखने वाली बात क्या है कि आपके जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं उसके अंदर आपके इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप की खत्म होगी। क्लियर है? ये जरा क्विक चेक जल्दी से पढ़ लो। हाँ जी, क्या होना चाहिए इसमें? नहीं, केस का क्या फैसला होगा? किसके हक में फैसला होगा, मिस्टर मेरिट के या मिसेस मेरिट के? क्यों? किसके हक में फैसला होगा? मजा, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी कि जब केस की डिटेल है उसमें दोनों पार्टीज आपस में सेपरेट हो गई थी एंड देन दे मेड एन एग्रीमेंट। तो डोमेस्टिक एलिमेंट साइड पे हो गया एंड दिस इज प्योरली अ कमर्शियल एलिमेंट कि आप पेमेंट कर दो घर की, आपके घर नाम ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है? सही है, समझ आ रही है? ठीक है जी। तो इंटेंशन टू क्रिएट समझ आ गई आपको? पहला एलिमेंट कौन सा था हमारा? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दूसरा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे की, लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होती है मैंने बताई अभी आपको, क्या होती है कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न। देखो मैंने अभी एक एग्जांपल दी थी यहाँ पे, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं कि आपसे मैं ये 10 लैपटॉप खरीदूंगा 10 लाख रुपए के। मैंने आपको क्या दी? ऑफर। आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो हम दोनों के दरमियान क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। मैं आपसे क्या प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आप मुझे लैपटॉप दे देते हैं तो मैं आपको पैसे दूंगा। आप मुझसे क्या प्रॉमिस कर रहे हो? मैं लैपटॉप दे दूंगा। तो हम दोनों एक प्रॉमिस कर रहे हैं, इस प्रॉमिस को हम क्या कह रहे हैं? कंसिडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन क्या है? इट मींस समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू। याद रखना ही है, इस पे एमसीक्यू भी आए हुए एग्जाम में कि क्विड प्रो क्यू का क्या मतलब है। क्विड प्रो क्यू का क्या मतलब है? समथिंग इन रिटर्न। क्लियर है? बेनिफिट मस्ट मूव फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग नॉट फॉरबिडन बाय लॉ। कंसिडरेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो लॉ ने मना किया हो। ये कौन है भाई? एक पार्टी है ए, दूसरी पार्टी कौन है? बी। ए ने बी को कहा कि अगर तुम सी को क्या करो,
क्या करो भाई, तो मैं तुम्हें कितने पैसे दूंगा, 1 लाख रुपए दूंगा। किसने किसको कहा, ए ने बी को क्या कहा कि अगर तुम सी को मर्डर कर दो तो मैं कितने पैसे दूंगा। ऑफर है, ऑफर है, कौन किसको ऑफर कर रहा है, ए बी को। बी अगर इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो ऑफर भी है और एक्सेप्टेंस भी है, लेकिन कंसिडरेशन लॉफुल है। ठीक है, कंसिडरेशन लॉफुल, ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। मैंने क्या कहा था कि एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे वैलिड होने चाहिए, एक भी एलिमेंट अगर वैलिड नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। यहां पे ऑफर है, बिल्कुल है, ए बी को क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है, बी इसको एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल है। तो जब ये कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल नहीं हो सकता, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ये वाली। आपने एक बंदे को हायर किया कि भाई तुमने जाके इस दिन तोड़फोड़ करनी है सड़क पे, होता है ना, गुल्लू भट्ट के एग्जाम्पल याद है ना। आपने एक ऐसे बंदे को हायर कर लिया जो गुल्लू भट्ट है, तो वो गुल्लू भट्ट जो है उसने अपना काम तो कर लिया। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो, बी ने सी को क्या किया, मर्डर कर दिया। ए अब पैसे उसको, बोलो भाई, नहीं दे रहा, तो क्या बी ए के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। क्यों, क्योंकि कंसिडरेशन वैलिड नहीं है, और जब कंसिडरेशन वैलिड ना हो और अनलॉफुल हो तो एग्रीमेंट क्या होता है, दिस इज अ, देखो आज तुम बहुत सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ते हुए जा रहे हो, ये सारी याद रहनी चाहिए। ये क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ वॉइड एग्रीमेंट। देख लो अपने पास ये, agreement not enforceable by law is a void agreement। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये void agreement भी है और उसके साथ साथ illegal agreement भी है। क्या है भाई ये दोनों है। ठीक है, ये वॉइड एग्रीमेंट भी है और इलीगल भी है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल है और इलीगल है। बात क्लियर है ये वाली, बात समझ आ रही है। ठीक है, तो कंसिडरेशन का क्या होना जरूरी है, लॉफुल होना जरूरी है। Adil offered to buy computer from Babar for ₹50,000, for which Babar responds positively. Here, Adil promised to pay 50,000 is the consideration for Babar promise, and Babar promised to sell the computer is the consideration for Adil promise. ये मैं समझा चुका हूँ तुम लोगों को। ठीक है, Ahmed offer Babar to pay 50,000 if he kills चौहान। चौहान भाई को अगर आपने मार दिया तो कितने पैसे मिलेंगे आपको, 5 लाख रुपए। द कंसिडरेशन इज फॉरबिडन बाय लॉ। क्लियर है बात। ठीक है, अच्छा भाई कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, यहां तक समझ आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के ऊपर। इसका भी एक अलग से चैप्टर है, हम सब यहाँ इसका कॉन्सेप्ट लेके जा रहे हैं। इसको मिटा दूं, देखना तो नहीं है किसने। जो नए बच्चे आए हो भाई, मैंने अपने ये जितने बच्चे आए सबको कहा कि भाई जो एग्जाम्पल है मैं व्हाइट बोर्ड पे करा रहा हूँ इसको लिख लो अपने पास। एटलीस्ट इस वक्त तुम रिवीजन करोगे उस वक्त तुम्हें याद रहेगी कि तुमने क्या लिखा था। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में 3 लोगों की बात की गई है। ठीक है,
हम यहाँ पे अभी चैप्टर नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। किन के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? कैपेसिटी में ये बोला गया है कि इन 3 लोगों के अलावा आप किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला कौन है? पहला कौन है? कौन है भाई? ये माइनर। 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो टर्म्स, ये लॉ जितना आप पढ़े हो, आज आपकी उम्र क्या है? 17। तुम्हारे साथ आज भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट तुमसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुम भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता है। तुम्हारे पास अभी वो एक्यूमेंट नहीं है जिसकी बेस पे तुम तमाम लीगल टर्म्स को समझ सको। तो लॉ ये कहता है कि भाई जब तक वो बच्चा 18 साल तक से ऊपर का ना हो जाए, उससे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब कब कर सकते हैं ये जनरल रूल है, जनरल रूल याद रहेगा। कब कर सकते हैं वो भी होगा, बट वो हमने कब पढ़ना है? अभी नहीं पढ़ना, उस चैप्टर में पढ़ना है। क्योंकि 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते क्या भाई? ये यूट्यूब पे जो चाइल्ड स्टार हैं, जो मिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहे हैं, ये फ्री फंड में कमा रहे हैं, बगैर कॉन्ट्रैक्ट के कमा रहे हैं। ये जो टीवी पे चाइल्ड स्टार आ रहे हैं, एड के अंदर आते हैं, ये पैसे लेते हैं। ये पैसे लेते हैं, एग्रीमेंट होगा ना कोई। कैसे होता है वो हम कब पढ़ेंगे? जब हम चैप्टर के अंदर जाएंगे। बट आपके लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है कि माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं हो सकता। क्लियर है? अगर होगा तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। ठीक है। दूसरी इसमें कैटेगरी आती है अनसाउंड। ये भी समझ आती है। अब एक बंदा है, उसका है ही नहीं दिमाग, आप उसका कांटेक्ट करके आ गए, हवाई जहाज भेज के आ गए, बिक जाएगा? हाँ भाई क्या हुआ? अब एक फर्ज कर लो, एक ऐसा अनसाउंड बंदा है जो परमानेंटली अनसाउंड माइंड है। उसके अब्बा उसके पीछे जायदाद छोड़ के मारे हैं, जिससे उसकी पूरा मेंटेनेंस चलती है। आपने उस बंदे के पास गए और उससे उसका घर जो है 20 करोड़ रुपए का घर है, आपने 2 करोड़ में उसका सौदा करके आ गए, बिक जाएगा सर? बोलो, आवाज ही नहीं आ रही मुझे। वाजिद बिक जाएगा? क्यों नहीं बिकेगा? लीगल नहीं होगा। मतलब लीगल नहीं, ये बिकेगा ही नहीं, क्योंकि इस पार्टी की कैपेसिटी नहीं है कांटेक्ट करने की। बोर्ड में इसके जो इसको संभालने वाले होंगे, वो बोलेंगे कि भाई ये घर ये नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या नहीं है? साउंड माइंड नहीं है। इसके पास ये एग्रीमेंट ही नहीं है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। बात क्लियर हो रही है वाली? ठीक है। तीसरी चीज आती है किसी लॉ में उसको मना ना किया गया हो। अब ये कौन से होते हैं? फर्ज कर लो, मैं भी एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, मैं भी सिर्फ यहाँ जनरल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा। फर्ज कर लो एक फॉरेस्ट ऑफिसर है। फॉरेस्ट ऑफिसर का क्या काम होता है? क्या काम होता है फॉरेस्ट ऑफिसर का? कुछ तो आइडिया होगा। फॉरेस्ट ऑफिसर क्या करता है? हाँ, फॉरेस्ट की देखभाल करता है। सोचो, फॉरेस्ट ऑफिसर भी है और साथ साथ उसका टिम्बर का बिजनेस भी है। कैसा रहेगा? वो कमा तो रहे, सही है। तो लॉ कहता है कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर होगा वो टिम्बर का बिजनेस, टिम्बर यानी लकड़ी का बिजनेस नहीं कर सकता। तो जनरली टिम्बर का काम करना सही है, गलत है? लेकिन अगर दूसरी पार्टी इसमें फॉरेस्ट ऑफिसर है तो इसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। बात क्लियर है? बात क्लियर है वाली? इसी तरह आपका लॉ मना करता है कि आप फर्ज कर लो इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई, इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई, तो ये जो आपकी वॉर हो रही है, इस दौरान इंडिया पाकिस्तान के लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते? बोलो भाई, नहीं कर सकते। तो अगर ये करते हैं तो आपका ये वाला जो पॉइंट है
ये आप इन्वोक हो जाएगा और होगा ये कि आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। या आपने एक इसराइल की कंपनी के साथ बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या फूड कंपनी लगा रहे हो, लगा सकते हो? बोलो, क्यों नहीं लगा सकते? फूड कंपनी लगाना तो लीगल है ना, लेकिन किसके साथ लगाना नहीं लगा सकते? इसराइली कंपनी के साथ, क्योंकि आपका उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। बात क्लियर हो रही है वाली? तो आपका लॉ कुछ स्पेसिफिक लोगों को मना कर देता है कि इनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता। तो जिसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता उसको हम कह रहे हैं इनकी कैपेसिटी नहीं है कॉन्टैक्ट करने की। तो इन तीनों की क्या नहीं है? कैपेसिटी नहीं है। किस चीज की? कॉन्ट्रैक्ट करने की। याद रहेंगी तीनों पार्टीज। पहली कौन सी है? माइनर। दूसरी? तीसरी? नॉट स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग अंडर एनी लॉ। याद रहेंगी ये चीजें भाई। आज हम यहीं पे रोकेंगे, लेकिन बिफोर गोइंग आप जरा क्विकली मुझे बता दो क्या क्या पढ़ा है हमने। अहमद बताएगा। अहमद, हाँ जी अहमद। कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, elements of contract, intention to create legal relationship, lawful consideration, capacity of parties। ये तमाम चीजें भाई कल रिवाइज करके आनी है। कल कितने बजे क्लास है हमारी? 10 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? सही है। तो इंशाल्लाह कल हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और बस आप अपना ये जो आज का अपने लेक्चर है इसको रिवाइज करके आना है प्लीज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।